नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम। आईएफपीएच के सभी बंधुओं को और जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह आईएफपीएच के हिंदी मंच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे मेहमान डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह हैं जो हमें थेराप्यूटिक के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, थेराप्यूटिक मैजिक्स के बारे में बताएंगे। मैं सेशन शुरू करने से पहले सर के बारे में बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। आज के इस महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित हैं होम्योपैथिक जगत के एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एवं प्रेरणादायक वक्ता डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह। डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह एमडी होम्योपैथी योग्यता आधारित चिकित्सक हैं तथा वर्तमान में एमडी होम्योला प्राइवेट लिमिटेड गाजीपुर के डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। एक प्रसिद्ध एवं अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में देश विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर अपने शोध पत्र एवं व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं, जिनमें विशेष रूप से एलएमएसआई स्पेन, एलएमएसआई नीदरलैंड्स तथा एलसीएच कॉन्फ्रेंस लंदन में उनकी सहभागिता उल्लेखनीय रही है। डॉक्टर सिंह ने आईएफपीएच के हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों सत्रों में कई बार अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं और अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति शैली से श्रोताओं को प्रभावित किया है। वे भारत के लोकप्रिय वक्ताओं में से एक हैं तथा देश के विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कोलकाता, उत्तराखंड, बिहार आदि में आयोजित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों एवं वैज्ञानिक मंचों पर नियमित रूप से व्याख्यान देते रहे हैं। डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह का व्यक्तित्व, क्लिनिकल अनुभव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शोध एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व कला का उत्कृष्ट संगम है, जो उन्हें एक प्रेरणादायक चिकित्सक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वक्ता के रूप में स्थापित करता है। आज के इस वेबिनार में हम सभी उनके गहन अनुभव, वैज्ञानिक सोच एवं व्यवहारिक ज्ञान से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। हम सभी की ओर से डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मेरी आवाज आ रही है आजाद जी? जी सर, आ रही है। आह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्क्रीन पे भी पिक्चर आ रही है ना, क्लियर? जी हाँ, विजिबल। थैंक यू। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मनीष आजाद सिंह जी एवं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए इस देश के और देश के बाहर से भी काफी सारे चिकित्सक बंधु, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं प्रणाम करना चाहता हूं अपने गुरु डॉक्टर एम के सानी सर को, जिन्होंने बार बार इस मंच पर अपनी बातें साझा करने का मौका दिया है, और इंग्लिश सेशन में, हिंदी सेशन में, दोनों में। और उससे भी बड़ी चीज है इस कार्यक्रम की निरंतरता। जिस प्रकार इंग्लिश सेशन कई सालों से निरंतर अनवरत चला आ रहा है, उसी प्रकार हिंदी सेशन भी आज मुझे लगता है कि 1174वां एपिसोड चल रहा है। और इसी तरह से ये अनवरत चलते ही चला जाएगा। और इसके लिए इस इस मंच के जितने भी लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, वो बधाई के पात्र हैं। लगातार निरंतरता को बरकरार कर पाना ये बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। दोस्तों, इस मंच पर मुझे बार बार अपनी बातें बताने का, साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित तौर पर यह गर्व करने का विषय है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक साधारण मंच नहीं है। ये हमें एक जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाता है कि अगर हम एक वक्ता के रूप में यहाँ पर हैं तो सही बातें सबके सम्मुख रखें, और अगर एक श्रोता के रूप में इस मंच से जुड़े हुए हैं या आगे यूट्यूब के माध्यम से इस मंच पर साझा की गई बातों को देखेंगे, तो अगर एक श्रोता के रूप में देख रहे हैं तो हम उसमें बताई गई जितने भी विद्वान चिकित्सक इसमें अपने भावों को, अपने ज्ञान को हम सबको बताते हैं, उसको अपने क्लिनिक में प्रयोग करना ये बहुत जरूरी है। तभी हम अपने ज्ञान को भी बढ़ा पाएंगे, और जो हमारा आर्सेनल है, जो शस्त्रागार है, जो दवाइयों का शस्त्रागार है, उसको बढ़ा पाने में सक्षम होंगे। दोस्तों, अगर हम देखें तो थेरापेटिक एडवेंचर का टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बहुत ही समृद्ध टॉपिक है। जिस प्रकार ब्रह्मांड बहुत विशाल है, उसी प्रकार ये टॉपिक भी बहुत विशाल है। और सिर्फ कुछ घंटों में इसको सीमित करके नहीं रखा जा सकता, इसके लिए लाखों घंटे लगेंगे, जिसमें बहुत ढेर सारे चिकित्सक अपने ज्ञान को आप सबके सम्मुख, जिन्होंने अपने अपने क्लिनिक में उन सभी चीजों को देखा है, परखा है, अनुभव किया है, वो आपके सम्मुख साझा करने में अगर सफल होंगे तो आप ये जान पाएंगे कि कितना विशाल टॉपिक है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में 4000 से भी ज्यादा औषधियां उपलब्ध हैं, जिसमें से लगभग 2000 औषधियों का जो लिटरेचर है वो मौजूद है, यानी कि वो प्रयोग की गई हैं, उसकी प्रूविंग हुई है, और वो उस रूप में आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, सामान्य तौर पर ज्यादातर चिकित्सक 100 से 200 औषधियां ही प्रयोग कर पाते हैं।
लेकिन आवश्यकता है इन औषधियों के भंडार को बढ़ाने की, जितना ज्यादा हो सके उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे रोग हैं, अगर हम उन औषधियों को देखेंगे तो उनका वर्णन उन औषधियों में मिलता है। चूंकि उनमें सिम्टम्स कम होते हैं तो उनकी उपयोगिता और ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी औषधियों को प्रयोग करना बहुत जरूरी है और लगातार पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। आज के इस जो भी हम करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, मैं आपको फेफड़े की कुछ बीमारियों के बारे में बताऊंगा और उसमें मैंने क्या औषधियां प्रयोग की हैं, और बिफोर और आफ्टर रिपोर्ट जो है उसके आधार पे हम देखेंगे कि किस प्रकार होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में रोगों का इलाज उन औषधियों के द्वारा किया जाता है जो रेयर मेडिसिन के रूप में जानी जाती है। मैं रेयर मेडिसिन नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि ऐसी औषधियां जो कम प्रयोग की जाती हैं, और अगर आप उसको लगातार प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो वो रेयर मेडिसिन रह ही नहीं जाएंगी। दोस्तों, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है ये जो छुपा हुआ हिस्सा आप नीचे देख रहे हैं, एक आइसबर्ग के रूप में आप नीचे देख रहे हैं, इस आइसबर्ग को ढूंढना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगर इस आइसबर्ग को एक औषधि के रूप में जाना जाए कि ये वो औषधियां जो प्रयोग नहीं की जा रही हैं, तो उस संदर्भ में भी हम समझ सकते हैं कि उन सभी औषधियों को जो दवाएं कम प्रयोग की जाती, बहुत ही कम प्रयोग की जाती हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाए और उनके उपयोग को देखा जाए कि वो कितनी इफेक्टिव हैं, कितनी बढ़िया काम कर रही हैं। और अगर इसको लक्षण के रूप में समझा जाए तो एक सामान्य लक्षण, अपने पिछले वक्तव्यों में हमने इस बारे में चर्चा भी की है कि किस प्रकार हम औषधियों के जो लक्षण लिखे हुए हैं उसको डाइसेक्ट करके, उसको समझ करके, उसको एक्सप्लेन करके, उसको इलेबोरेट करके हम कई नए नए सिम्टम्स बना सकते हैं। इस चीज को भी करने की आवश्यकता है ताकि हम एक मेडिसिन का दायरा और ज्यादा बढ़ा सकें। अगर एक मेडिसिन के बारे में 10 लाइन लिखी हुई है तो उन सिम्टम्स को समझ करके हम उस दायरे को और ज्यादा विशाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज जैसा मैंने आपको बताया कि हम फेफड़े की कुछ रोगों के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ विशेष चीजें आपको बता देना चाहता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है कि अगर चेस्ट एक्सरे आता है तो उसमें जो मीडियस्टाइनम है, यानी कि मीडियस्टाइनम में जो अंग हैं, यानी कि जो ट्रैकिया है, जो हार्ट है, उसकी पोजीशन क्या हो जाती है अलग अलग रोगों में। उसी आधार पे हम ये समझ पाएंगे कि हमारी भूमिका क्या होगी, हम कितना ठीक कर पाएंगे, कितना नहीं ठीक कर पाएंगे, वो रोग किस कैटेगरी का है, ये जानने में हमको मदद मिलेगी। तो उसके लिए मैंने आपके लिए आसान करने के लिए आपकी स्क्रीन पे ये एक चार्ट हमने यहाँ पर दिखा दिया। इस चार्ट को जानना इसलिए भी आवश्यक है ताकि ये आप निश्चित तौर पे आप जानते होंगे, लेकिन और ज्यादा आसान हो जाएगा कि मीडियस्टाइनम की स्थिति क्या होगी, जो हृदय का शैडो बनता है चेस्ट एक्सरे में, और जो ट्रैकिया होता है उसकी पोजीशन अलग अलग रोगों में क्या हो जाती है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कंसोलिडेशन, यानी कि निमोनिया अगर हो गया या किसी भी वजह से अगर वहां पे कंसोलिडेशन है, तो हृदय जो है वो अपने सेंटर पॉइंट पर ही रहेगा। वहीं अगर कोलैप्स हो जाता है, कोलैप्स में आप जानते हैं कि एक तरफ का फेफड़ा जो है अगर बहुत ज्यादा है तो पूरी तरीके से व्हाइट पैचेस आपको वहां पर दिखाई देते हैं, कभी कभी पूरा का पूरा फेफड़ा ही व्हाइट दिखाई देता है। अगर कहीं कोलैप्स हो जाता है तो उस अवस्था में जिस तरफ कोलैप्स हुआ है उस तरफ हृदय और ट्रैकिया चले जाते हैं। यानी कि अगर बाई तरफ कोलैप्स हुआ है तो बाई तरफ खिसक जाएंगे, और अगर दाहिनी तरफ कोलैप्स हुआ है तो दाहिनी तरफ खिसक जाएंगे, यानी कि सेम साइड चले जाएंगे। यही स्थिति फाइब्रोसिस में भी होती है। किसी भी वजह से अगर लंग्स का फाइब्रोसिस हो जाता है, वैसी अवस्था में भी जो हार्ट और जो ट्रैकिया होता है वो उस तरफ खिसक जाता है, यानी कि रोग की तरफ चला जाता है। यही नहीं, अगर ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाए तो मिड लाइन में, यानी कि बीच में रहता है। इसके साथ अगर प्लूरल इफ्यूजन हो जाए, जो आज के शीर्षक में आप इस रोग को भी देखेंगे, अगर प्लूरल इफ्यूजन हो जाए या फिर इम्पाइमा हो जाए या फिर निमोथोरेक्स हो जाए, इन तीनों अवस्थाओं में भी जो मीडियस्टाइनम होगा वो दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी कि अपोजिट साइड में चला जाएगा। तात्पर्य कहने का यह है कि अगर रोग दाहिनी तरफ है, यानी कि अगर प्लूरल इफ्यूजन या निमोथोरेक्स या इम्पाइमा अगर दाहिनी तरफ है, तो जो हृदय और ट्रैकिया होगा वो बाई तरफ खिसक जाएगा। अगर ये तीनों रोग बाई तरफ है तो मीडियस्टाइनम में जो अंग है, यानी कि हृदय है और जो ट्रैकिया है, वो दाहिनी तरफ खिसक जाएंगे, यानी कि अपोजिट की तरफ चले जाएंगे। वहीं ब्रोंकियल एज्मा में, ब्रोंकिएक्टेसिस में, या फिर इम्फाइसिमा में, या फिर ब्रोंकाइटिस में, इन
तीनों रोगों में जो मीडियस्टाइनम है वो अपनी जगह पर ही रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इसको चेस्ट एक्सरे आते ही देख लिया जाए तो रोग की समझ तुरंत हो जाएगी और रोग की गंभीरता का भी अनुभव आपको तुरंत हो जाएगा और इससे आपके ट्रीटमेंट में काफी सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में, इस लेक्चर के दौरान मैं आपको केंट ऑब्जर्वेशन की तरफ भी ले चलूंगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में आगे जो कुछ बीमारियां आएंगी उसमें मैं कितना ठीक कर पाया और वो क्यों नहीं ठीक हुई, इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा केंट ऑब्जर्वेशन भी पूरा पढ़ लेंगे, ताकि उससे हमको और ज्यादा समझने में मदद मिलेगी और आप उसको रिलेट भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहला जो केस आप आपके सम्मुख देख पा रहे हैं, दैट इज प्लूरल इफ्यूजन विद इम्पाइमा। इसमें सिर्फ इम्पाइमा दिख रहा था और कोलैप्स दिख रहा था, लेकिन बाद में उसमें प्लूरल इफ्यूजन भी था। और अगर आप इस केस का एक्सरे देखें, ये देखिए, पहले तो इसकी रिपोर्ट देखें, काफी बड़ा ये कंडीशन थी। ये देखें, पूरा का पूरा लेफ्ट साइड आप देखें, ये पूरी तरीके से एकदम आप कह सकते हैं कि वाइट, यानी कि पूरा सफेद हो गया। और जैसा कि रिपोर्ट में है कि यहाँ पर इम्पाइमा है और थोड़ा बहुत प्लूरल इफ्यूजन भी था इसमें। और आप अगर ट्रैकिया को देखें और हृदय के शैडे को देखें तो वो दाहिनी तरफ चला गया है काफी हद तक, इतना दाहिना हृदय नहीं होता है, यानी कि अपोजिट साइड में चला गया है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ये कोई बहुत सीवियर कंडीशन नहीं है। इम्पाइमा है यानी कि इंफेक्शन है वहां पर, कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस, यानी कि पैराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में जो कलेक्शन हो गया है वो तो हमें दिखाई दे ही रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये दिमाग में आ गया कि यहाँ पर किसी तरह का फाइब्रोसिस या पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं हुआ है। दोस्तों, जब ये केस आया तो डिस्निया था, इम्पाइमा की वजह से उसको बहुत ज्यादा फीवर रहता था। और जब इसको मेडिसिन दी गई, ये देखें, ये ठीक अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 2 महीने बाद की रिपोर्ट है, 2 या ढाई महीने बाद की रिपोर्ट है। और इसके बाद का जो पिक्चर है, ये मई की रिपोर्ट है। लेफ्ट साइड में हमने आपको शुरुआत की रिपोर्ट दिखा दी और राइट साइड में आप अपनी तरफ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये बिल्कुल ठीक हो गया है, यानी कि प्लूरल इफ्यूजन इम्पाइमा ये पूरी तरीके से ठीक हो गया, जो कोलैप्स था वो ठीक हो गया। और सबसे जरूरी चीज आप देखें, जो हृदय काफी ज्यादा दाहिनी तरफ चला गया वो अपनी जगह पर आ गया। और ये जो ऊपर का आप ये देखिए, ट्रैकिया देखिए सीधा हो गया, अभी टेढ़ा था पहले, यानी कि दाहिनी तरफ चला गया था, अभी वो बिल्कुल बीच में आ गया है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इसमें मैंने कौन सी ऐसी औषधियां प्रयोग की, और मैं आपको वही औषधियां बताऊंगा जो मैंने इसमें प्रयोग की हैं। एक मेडिसिन है, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि रेयर मेडिसिन तब तक है जब तक वो प्रयोग नहीं की जा रही, जब जब हम उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो रेयर नहीं रह जाती। तो इसमें दो औषधियां, ट्यूबरकुलिनम तो आप सब जानते हैं, शुरुआत हमने इससे की थी, और माइरिटस कॉम और हिपैटिका, ये दो औषधियां हैं जिसकी प्रयोग से इस तरह का बहुत जबरदस्त रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। अगर किसी को भी इम्पाइमा हो या लिप साइडेड प्लूरल इफ्यूजन हो तो माइरिटस कॉम उसकी स्पेशलाइज्ड मेडिसिन। अगर आप इसके लिटरेचर को भी देखेंगे तो वहां पर भी इसके लेफ्ट साइडेड के बारे में लिखा गया है कि लंग की एक प्रोमिनेंट मेडिसिन है। लेकिन किताबों में ये लिखा गया है कि ये अपर पार्ट ऑफ द लंग, लेफ्ट लंग पे ज्यादा अच्छा काम करती है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमने देखा तो ये लोअर पार्ट पे भी बहुत अच्छा काम करती है। वहीं हिपैटिका, हिपैटिका भी बहुत कम प्रयोग की जाने वाली औषधि है। लेकिन अगर हिपैटिका के बारे में कहा जाए कि भाई इस औषधि का काम क्या है, तो इस औषधि के बारे में ये बोलता है कि ये एक्सपेक्टोरेटर है, यानी कि जो जकड़न हो गई है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। जो वहां पर बिल्कुल वहां पर कलेक्शन हो गया उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। और हिपैटिका की एक खास बात मैं और आपको बता दूं। अब आप कहेंगे कि भाई सिनेगा भी है, स्क्विला भी एक औषधि है जहां पर क्रिपिटेशन होता है पेट, जहां पर कलेक्शन हो जाता है, और सिनेगा में भी हो जाता है। तो उनसे ये अलग है, और एटेंटार्ट में भी हो जाता है, हर जगह क्रिपिटेशन आपको मिलेगा। लेकिन हिपैटिका इस तरीके से अलग है, हिपैटिका में जब आप स्टैथो रखेंगे तो साउंड बहुत धीरे आएगा। पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब बहुत जकड़न हो रही है, चेस्ट में बहुत जकड़न है, लेकिन जब आप स्टैथो ऐसा लगेगा कि डॉक्टर साहब यहाँ पे कुछ एकदम जमा हो गया है। लेकिन जब स्टैथो लगाएंगे, स्कल्टेट करेंगे,
तो वहां पे आपको क्रिपिटेशन उतना नहीं होगा। अगर क्रिपिटेशन बहुत ज्यादा है तो वहां पे हिपैटिका का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वहां पे दूसरी और औषधियां हैं। लेकिन अगर क्रिपिटेशन नहीं है, पेशेंट को बहुत ज्यादा जकड़न है और वो विजिबल भी है, आगे एक एक्सरे और आएगा एक दूसरे डिजीज में, ब्रोंकाइटिस, वहां पे आप देखेंगे तो आप और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो अगर वहां पर क्रिपिटेशन नहीं है, जकड़न है, मरीज को साउंड नहीं है या बहुत कम है, तो वहां पर हिपैटिका का प्रयोग करके आप उस जकड़न को पूरी तरीके से कम कर सकते हैं। तो इन औषधियों के प्रयोग से जो रिजल्ट आपने देखा, अद्भुत था। दूसरा केस है सीवियर ब्रोंकाइटिस विथ लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन। अगर इसके आप रिपोर्ट को देखेंगे, ये देखें जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था, लेफ्ट साइडेड कॉस्टोफ्रेनिक एंगल दिखाई ही नहीं दे रहा है, राइट साइडेड दिख रहा है लेकिन लेफ्ट साइडेड नहीं दिख रहा है, और पूरे के पूरे फेफड़े में सीवियर ब्रोंकाइटिस है, सीवियर ब्रोंकाइटिस। सिंधु गुप्ता पेशेंट का नाम है। जब ये दोबारा आई, ये देखें, अब लेफ्ट साइडेड जो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल है वो विजिबल हो गया, और बाकी यहाँ पे जो आप बहुत ज्यादा ब्रोंकाइटिस, सीवियर ब्रोंकाइटिस देख रहे थे, वो भी अब काफी हद तक ठीक हो चुका है। और ये विद इन 27 to 28 डेज में ये रिजल्ट आया। तो इसमें ऐसी कौन सी औषधि है जो हमने इसमें प्रयोग की? देखें, निमोकॉक्सिनम। निमोकॉक्सिनम इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर निमोनिया। अगर वहां पे निमोनिया है या फिर ब्रोंकाइटिस बहुत सीवियरली है, कुछ पैचेस वहां पर बन गए हैं, तो इसका प्रयोग अद्भुत है। इसके सिंगल डोज से फिर आप अपने ट्रीटमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। चूंकि लेफ्ट साइडेड प्लूरल फ्यूजन था, इसलिए माइनटस्कॉम का प्रयोग किया गया और हिपैटिका का प्रयोग किया गया। हिपैटिका राइट साइडेड में बहुत अच्छा काम करती है, और उस पेशेंट का जो ब्रीदिंग साउंड था वो नहीं मिल रहा था, बहुत थोड़ा सा मिल रहा था। इतना जकड़न होने के बाद भी क्रिपिटेशन नहीं था, इसीलिए सिनेगा की जगह या स्क्विला की जगह या फिर स्टैनम मेटालिकम की जगह या उस तरह की अन्य औषधियों की जगह हमने वहां पर हिपैटिका को चूज किया, और उसके रिजल्ट्स को आप देख सकते हैं। पेरिकार्डियल इफ्यूजन विथ लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन, दोनों चीजें थी। ये पेशेंट सरकारी अस्पताल से आया था, ये देखें। अगर आप इस हर्ट के शैडो को देखें तो बिल्कुल ग्लोब की तरह है, एकदम इसको कह सकते हैं कि फुटबॉल की तरह हो गया इसका। इसको प्लूरल इफ्यूजन भी था, इसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी था। जब ये मेरे पास आया तो इसको सीवियर डिस्निया हो रहा था। इसको जो औषधि मैंने चुनी, ये तो उसके बाद का रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल बिल्कुल क्लियर हो गया और हर्ट का साइज कितना छोटा हो गया, हल्का सा बड़ा है लेकिन लगभग लगभग काफी हद तक नॉर्मल हो चुका है, जो बिल्कुल गुब्बारे की तरह, बिल्कुल फुटबॉल की तरह हो गया था। दोस्तों, यहाँ पे जो औषधियां थी बिल्कुल सिंपल औषधि थी, लेकिन एक औषधि जो रेयरली यूज होती है, दैट वाज माइटस्कॉम। लेफ्ट साइडेड प्लूरल फ्यूजन, मैंने बार बार कह रहा हूं कि बहुत शानदार औषधि है लेफ्ट साइडेड प्लूरल फ्यूजन की। यहाँ पर कैक्टस जी, माइटस्कॉम और एपोसाइनम क्यू का प्रयोग किया गया था, और उसके रिजल्ट्स को आप देख सकते हैं। इस रिजल्ट्स को आने में थोड़ा सा समय लगा, कई महीने लगे, लेकिन ग्रेजुअली पेशेंट जो है काफी ज्यादा रिकवर कर गया। फाइब्रोसिस विद कोलैप्स ऑफ द लेफ्ट लंग। दोस्तों, मैं अभी शुरुआत में ही कह रहा था कि हमें केंट की ऑब्जर्वेशन को जानने की आवश्यकता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप ये देखें, इसमें हमने बिफोर आफ्टर दोनों को डाल दिया है। अपने दाहिने साइड में आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से सीवियर ब्रोंकाइटिस राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड पूरा तरह से फाइब्रोस्ड हो चुका है। अब आप पूछेंगे कि सर फाइब्रोस कैसे है, ये कोलैप्स कैसे है, ये आप कैसे समझ पा रहे हैं? तो जैसा मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि जो हर्ट का और जो ट्रैकिया का पोजीशन है, उसके आधार पर हम जान पाएंगे कि ये फाइब्रोसिस है या फिर ये कोलैप्स है या फिर ये प्लूरल इफ्यूजन है, ये क्या चीज है, या फिर कंसोलिडेशन है। लेकिन इस चीज को समझने के लिए इस पिक्चर को समझना आवश्यक है। आप देखिए, राइट साइड में हर्ट की शेडो ही नहीं दिखाई दे रही है, कोई भी कार्डियोफ्रेनिक एंगल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हर्ट जब वहां है ही नहीं तो कहां दिखाई देगा। बिल्कुल सपाट आपको दिख रहा है, पूरा का पूरा राइट लंग दिखाई दे रहा है, वहां पर हर्ट की कोई शेडो नहीं दिख रही है। वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि अगर फाइब्रोसिस होगा, कोलैप्स होगा, तो हृदय सेम तरफ चला जाएगा, यानी कि जिस तरफ वो रोग है उस तरफ खिंच जाएगा, और अगर उस तरफ खिंचेगा तो दूसरी तरफ से वो बिल्कुल ऑब्लिटरेट हो जाएगा। हल्का सा हृदय दाहिनी साइड में दिखाई देता है,
चूंकि वो रोग बाईं तरफ का है, बाईं तरफ फाइब्रोसिस है, कोलैप्स है, इस वजह से हृदय और ज्यादा बाईं तरफ चला गया, जिसकी वजह से दाहिने साइड से वो पूरी तरीके से गायब हो गया है। तो इस पिक्चर से हमें समझ में आता है कि ये एक फाइब्रोसिस का केस है। अब आप देखें, ये देखें, इतना ही ये ठीक हो पाया, लेकिन इसके सिम्टम्स काफी आराम हो गए, पेशेंट को काफी रिलीफ था। लेकिन ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता था बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस। लेकिन आप बाएं साइड में देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा ब्लैकनेस आ गई है, थोड़ा सा खुला, लेकिन अब इससे ज्यादा काफी समय से ये नहीं खुल रहा है, इतने पे ही कांस्टेंट ये रुका हुआ है। पेशेंट को काफी आराम है। वो लड़की बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में थी, लेकिन अब काफी रिलीफ कंडीशन में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि केंट ऑब्जर्वेशन को जानने का क्या अभिप्राय है, क्यों जानना चाहिए? तो मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन मैं सीधे बताता ही हूं। हम पहले ऑब्जर्वेशन से चलते हैं आगे और फिर समझते हैं कि ये कौन सा ऑब्जर्वेशन है और आप इसको रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि आपने जाना है कि केंट के 12 ऑब्जर्वेशन होते हैं और वो 12 ऑब्जर्वेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। उनकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। दोस्तों, पहला ऑब्जर्वेशन, जैसा कि आप जानते हैं, कि प्रोलॉन्ग एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। तात्पर्य यह है कि बीमारी जो है वो डीप ऑर्गेनिक लेवल पे चली गई है और वहां पर क्योर संभव नहीं है। वहां पर जो वाइटेलिटी है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जो सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन वाइटल फोर्स के द्वारा दिया जाने वाला है वो नहीं हो पा रहा है। ऐसी अवस्था में वो उस केस को हम पेलिएट ही कर सकते हैं और उसकी लाइफ जितना संभव हो सके उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। वहीं अगर दूसरे ऑब्जर्वेशन की चर्चा की जाए तो दूसरा ऑब्जर्वेशन है लॉन्ग एग्रावेशन विद स्लो इंप्रूवमेंट। यानी कि एग्रावेशन बहुत लंबा चला, फिर धीरे 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 करके इंप्रूवमेंट हो गई और फाइनली क्योर वहां पर हुआ। यानी कि प्रोग्नोसिस अच्छा है इसका। यानी कि जो डिजीज है वो अभी ऑर्गेनिक लेवल पे तो है, लेकिन उसके सुपरफिशियल लेवल तक ही पहुंच पाई है। वहीं अगर तीसरे ऑब्जर्वेशन की चर्चा की जाए तो क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग एग्रावेशन, या ऐसे कह सकते हैं कि एग्रावेशन विच इज क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विथ रैपिड इंप्रूवमेंट। यानी कि बहुत तेजी से एग्रावेशन हुआ, क्विक हुआ, शॉर्ट हुआ, मजबूत हुआ और तुरंत जो है रिकवरी हो गई। ये क्लासिकल एग्जांपल है होम्योपैथिक एग्रावेशन का। अगर चौथे ऑब्जर्वेशन की चर्चा की जाए कि भाई चौथा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, तो चौथे ऑब्जर्वेशन में भी हमें मिलता है कि भाई नो एग्रावेशन, ओनली इंप्रूवमेंट। यानी कि कोई एग्रावेशन दिखाई नहीं दिया। ऐसा तब हो सकता है जब व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज एंड पोटेंसी ऑफ द मेडिसिन इज एग्जैक्टली सूटेड। होम्योपैथिक एग्रावेशन तो हुआ ही, लेकिन इतना सूक्ष्म हुआ, इतना थोड़ा हुआ कि वो ऑब्जर्व नहीं हो पाया। और उसको ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा सा एफोरिज्म नंबर 6 को और गहनता से जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भाई ये हमारे दिमाग का खेल है। पेनिट्रेटिंग पावर वो थोड़ा सा एग्रावेशन भी देख लेती है, लेकिन सामान्य तौर पर थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हो सकता है, जितने लोग भी सिंगल प्रिस्क्राइबर हैं, कि भाई क्योर हुआ है कि क्या हुआ है। तो एक्यूट केसेस में तो प्रोग्नोसिस जो है वो एकदम फेवरेबल होती है, और क्रोनिक केसेस में थोड़ा सा डाउटफुल होती है कि भाई होम्योपैथिक एग्रावेशन थोड़ा सा दिख जाता है तो हम कंफर्म हो जाते। वही पांचवा ऑब्जर्वेशन आप इसको रिलेट करेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला यही ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट अम्यूरेशन देन एग्रावेशन। यानी कि पहले आराम मिल गया, फिर इंटेंसिफिकेशन ज्यादा हो गई, पेशेंट ज्यादा लेकर के चला आया उसी रोग को। मेडिसिन सिलेक्शन वाज नॉट गुड और मेडिसिन हैज बीन सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपरफिशियल सिम्टम्स। या कह सकते हैं कि कुछ एक दो सिम्टम्स के आधार पर ही दवा का चुनाव कर लिया, जिस वजह से ये चीजें देखी। लेकिन मैं ऑब्जर्वेशन की चर्चा कर रहा हूं आज, केंट ऑब्जर्वेशन की, इस रोग के संदर्भ में, और वो संदर्भ अब आपके सम्मुख आ गया है। छठा ऑब्जर्वेशन बोलता है टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम। अब टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स का तात्पर्य यही है कि बहुत थोड़ा सा आराम मिला, लेकिन उससे ज्यादा आराम नहीं मिल रहा है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है? अगर एक्यूट की चर्चा की जाए तो हो सकता है पेशेंट इज टेकिंग समथिंग, कुछ ले रहा है जिसकी वजह से उसके ट्रीटमेंट में रुकावट हो रही है, कोई अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है, या फिर कोई केमिकल यूज कर रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा कर रहा है। वहीं अगर दूसरे संदर्भ में देखा जाए एक्यूट में, हो सकता है कि बीमारी का जो पेस है वो बहुत ज्यादा है, विरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि ताकत जो है बैक्टीरिया या वायरस की वो बहुत ज्यादा है।
और वो रोग अपने एक स्टेज से दूसरे स्टेज में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जैसे कि मेनिंजाइटिस, जहां पर बहुत तेजी से पेशेंट जो है डिटोरिएट करते हुए चला जा रहा है। जो थ्रेटेंड इन्फ्लामेटरी कंडीशन है वो काफी थ्रीट कर रही है बिकॉज ऑफ विरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऐसी अवस्थाओं में भी टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स। अगर क्रोनिक की बात की जाए तो हो सकता है कि कोई ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो गया है या कोई ऑर्गन पूरी तरह से डैमेज हो गया है, जो आपको इस कंडीशन में दिखाई दे रहा है। यानी कि पहला ऑब्जर्वेशन जो यहां पर फिट बैठता है वो है छठवां, लेकिन छठवें से भी ज्यादा जो यहां एप्लीकेबल होगा वो है सातवां ऑब्जर्वेशन। वो क्या है? सातवां ऑब्जर्वेशन बोलता है कि फुल टाइम एम्बुलेशन येट नो स्पेशल रिलीफ टू द पेशेंट। मतलब बहुत आराम मिल रहा है फिर भी बहुत नहीं मिल रहा, पूरी तरह से नहीं ठीक हो रहा। ऐसा इसलिए हो सकता है कि उसका एक फेफड़ा पूरी तरह से फाइब्रोस हो गया हो, या फिर हो सकता है कि एक पेशेंट की एक किडनी ना हो। तो एक किडनी कितना काम करेगी? उसकी क्षमता सीमित है, जो बाद में गड़बड़ हुई। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर आप देखिए बायां फेफड़ा पूरी तरीके से फाइब्रोस्ड हो गया है। और इस पिक्चर को देखते ही हम समझ जा रहे हैं कि फाइब्रोसिस है, क्योंकि यहां पर हार्ट की शैडो दिखाई नहीं दे रही है। हार्ट जो है पूरी तरीके से बाईं तरफ चला गया है, यानी कि फाइब्रोसिस है। तो यहां पर जो प्रोग्नोसिस है केस का, वो एक सीमित दायरे तक ही हम उसको पा सकेंगे। हम इसको पूरा ठीक नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी अवस्था में कर सकते हैं जहां पर पेशेंट एकदम नॉर्मली अपनी लाइफ को प्ले कर रहा है। बट थोड़ा बहुत दिक्कत जो है वो बनी रहेगी, क्योंकि एक फेफड़े पे पूरा लोड चला गया। आप देख सकते हैं बाई तरफ हल्का सा काला है, दाहिनी तरफ पूरा ठीक हो गया है। पिछले वाले में आप ब्रोंकाइटिस भी देख पा रहे थे, वो भी अब ठीक है। तो यहां पर सीमित हो गया इलाज, और इसीलिए मैंने आपको बोला कि केंट ऑब्जर्वेशन को भी हमें यहां पर देखने की आवश्यकता है, जो पूरी तरीके से अपने आप को प्रूफ करता है कि भाई उसमें जो चीजें लिखी गई वो स्पष्ट है। बिल्कुल आराम मिला, एक हद तक आराम मिला, पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स हो गया। लेकिन जब भी हम एक्सरे कराते हैं तो इस तरह की कंडीशंस दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों ये सेवेंथ ऑब्जर्वेशन है केंट का कि फुल टाइम एम्बुलेशन येट नो स्पेशल रिलीफ टू द पेशेंट। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे भी कौन सी औषधियां हमने प्रयोग की थी। तो चूंकि हमने आपको बताया कि हिपैटिका और माइरिटस को, बाई साइड में ब्रोंकाइटिस भी था, दाहिने साइड में, और लेफ्ट साइड में इन्वॉल्व था फाइब्रोसिस। इन औषधियों का प्रयोग किया गया और बहुत ही डिजायरेबल रिजल्ट आया। सिर्फ एक्सरे पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरी तरीके से फाइब्रोसिस खत्म हो जाए, वो नहीं खत्म हो रहा है। लेकिन बाकी चीजें पेशेंट काफी रिलीफ में है, और थोड़ा बहुत जो पूरी तरीके से सफेद था वो हल्का सा काला आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि लेफ्ट लंग जो है थोड़ी बहुत अपनी जो उसकी जिम्मेदारी है उसको थोड़ा बहुत निभा पा रहा है, बाकी पूरा का पूरा लोड लगभग लगभग राइट लंग्स पे है। ये देखें ब्रोंको निमोनिया विथ लेफ्ट साइडेड प्लूरल डिफ्यूजन। और अगर इसके रिपोर्ट को देखेंगे तो इस रिपोर्ट को आप देखें, इसमें लिखा हुआ, और ये लगभग 20 फरवरी को मेरे पास केस आया था। यहाँ पे आप देखें कंसोलिडेशन है, लेफ्ट कार्डियोफ्रेनिक एंगल सजेस्ट प्लूरल फ्यूजन, सॉरी कॉस्टोफ्रेनिक एंगल सजेस्ट प्लूरल फ्यूजन। तो यहां पर जब इसका बाद वाला रिपोर्ट देखें तो सिर्फ हल्का सा ब्रोंकाइटिस रह गया। ये 9/3 को, यानी कि इसके पहले ये आया था 20/2 को हमारे पास, और 9/3 को, लगभग लगभग 20 दिन के अंदर आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। पेशेंट का नाम सीमा था, इसमें भी आप देख सकते हैं। और जब आप इसके एक्सरे को देखेंगे तो देखिए एक तरफ आपको पैचेस दिख रहे हैं, राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बहुत ज्यादा दिख रहा है पैचेस। और लेफ्ट साइड में जो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल है वो ब्लंट दिखाई दे रहा है, यानी कि प्लूरल इफ्यूजन भी है और ब्रोंको निमोनिया भी है इसको। वैसी अवस्था में, और ये बात की रिपोर्ट है जहां पर देखिए मेरे सर के पीछे शायद दिख रहा हो, ये पूरी तरीके से, हाँ इधर से देखिए, पूरी तरीके से ये जो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल बाई साइड का विजिबल होने लगा। जो ब्रोंकियो निमोनिया वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। थोड़ा बहुत ब्रोंकाइटिस आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है, अदरवाइज सारा कंसोलिडेशन खत्म हो गया 20 दिन के अंदर। अब यही औषधि दी गई थी, निमोकॉक्सिनम सिंगल डोज दिया गया था, और माइरिटस्कॉम और हिपैटिका का प्रयोग किया गया था। और उस रिजल्ट्स को आप पूरी प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो दोस्तों अलग अलग फेफड़े की बीमारियां हमने इस सेशन में देखी,
और उन सभी बीमारियों में हमने अलग अलग औषधियों के प्रयोग को भी देखा। और इसमें दोनों चीजों की उपयोगिता, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है केंट का, उसको भी हमने देखा कि किस तरीके से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो मीडियस्टाइनम का पोजीशन है कि वो सेंटर में है, या फिर क्योंकि आपने देखा जो लास्ट वाला केस था उसमें सेंटर में ही था मीडियस्टाइनम, क्योंकि वो ब्रोंकोनिमोनिया का था, थोड़ा सा प्लूरल इफ्यूजन था, इसलिए उसमें उतना मार्क नहीं था कंडीशन। तो पोजीशन मीडियस्टिनम को जान करके कि भाई कहां पर है, उस आधार पे बीमारी का डायग्नोसिस हो जाएगा, और उसके आधार पे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम उसको कितना ठीक कर पाएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो आप अपनी क्लिनिक में प्रयोग करते होंगे। ये तो एक सीमित औषधियां जो हमने स्क्रीन पर लिखी हुई हैं, लेकिन औषधियां कहीं ना कहीं इससे कहीं ज्यादा, कहीं बहुत बड़ी मात्रा में आप अपने क्लिनिक में प्रयोग भी करते होंगे। कुछ औषधियां जो हमने उसमें देखी नहीं, उसमें जो औषधियां उसके अलावा यहाँ देखिए आप, एस्क्लेपियस टी एक औषधि है। ये राइट साइडेड प्लूरल फ्यूजन की बहुत जबरदस्त दवा है, राइट साइडेड प्लूरल फ्यूजन। और एस्क्लेपियस टी जो है उसमें क्रिपिटेशन भी मौजूद है, बहुत ज्यादा क्रिपिटेशन भी होता है, राइट साइड ऑफ द लंग्स ज्यादा इन्वॉल्व होता है। इसके साथ ऑक्जेलिक एसिड के बारे में भी आपने देखा। ऑक्जेलिक एसिड भी एक कमाल की औषधि है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये लेफ्ट साइडेड, और दूसरी चीज ये है कि इसमें भी लोअर पार्ट ऑफ द लंग इन्वॉल्व होता है, बाएं साइड का लोअर पार्ट ऑफ द लंग इन्वॉल्व, बाएं साइड का लोअर लंग, और स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होता है, प्लूरिसी है इसके अंदर। लेकिन जब तक ऑक्जेलिक एसिड में ये सिम्टम्स नहीं आए कि एग्रावेशन ऑफ कंप्लेन वाइल थिंकिंग ऑफ इट, जब हम उसको सोच रहे हैं, जब खाली हो जा रहे हैं, जब ध्यान जा रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है। कोई भी औषधि जिसका मेन जो थीम है, अगर वो वहां पर उपलब्ध होगा तो ही वो औषधि अप्लीकेबल होगी। जैसे अगर एक पेशेंट का अचानक से यूरिन रुक गया, तो सडननेस में हम एकोनाइट सोचने लगते हैं, लेकिन एकोनाइट तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि वहां पर ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड ना हो, तब तक नहीं देंगे। वहां पर कुछ ऐसी स्पेसिफिक औषधियों की तरफ हमें जाना पड़ेगा जो उस कंडीशन को फौरन तुरंत के लिए आराम दे, जैसे कि लाइकोपोडियम। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, और आप समझें कि लगभग 80 से 85% केसेस में लाइकोपोडियम 1 एम की 3-4 खुराक अगर दी जाए, जहां पर यूरिन रुक गया हो, वहां पर लाइकोपोडियम 1 एम की कुछ खुराकें जो है यूरिन वापस लेकर के चले आती हैं। लगभग 100 में से 85 केसेस में हमें इस चीज का रिजल्ट मिलता है देखने में, भले ही उस मरीज को स्ट्रिक्चर क्यों ना हो। वो डायलिटेशन का काम करती है यूरेथ्रा को लाइकोपोडियम, और 1 एम में ही काम करेगी, वो 200 में नहीं काम करेगी उतना अच्छा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी औषधि यहाँ जो चुनी जाएगी, उसकी थीम को पकड़ना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर आप एपोसाइनम कैनम, एक ट्रेडिशनल मेडिसिन ओडिमा में प्रयोग की जाती है। ये क्या है? ये एक्स्ट्रा माने कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड ही तो है, प्लूरल इफ्यूजन या फिर इम्पाइमा। तो कहीं पर भी कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड होता है, वहां पर एपोसाइनम की उपयोगिता आप देख सकते हैं। आर्सेनिक एल्ब हो या फिर एंटिम टार्ट हो, इन औषधियों की भी काफी उपयोगिता इस तरह के केसेस में देखी जाती है, अगर सिम्टम्स मैच करें तो। लेकिन सिनेगा और एंटिम टार्ट में मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्रिपिटेशन होना चाहिए। जहां एंटिम टार्ट में क्रिपिटेशन है, लेकिन बहुत ज्यादा लेथर्जीनेस जब तक नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा सुस्ती नहीं रहेगी, वहां पर एंटिम टार्ट आप नहीं दे सकते। भले ही बहुत ज्यादा खांस करके और वो थोड़ा निकलने के बाद रिलीफ हो जाए, वहां पर बहुत सुस्ती लेथर्जीनेस होना आवश्यक है। सिनेगा में क्रिपिटेशन है, तभी उसको दिया जाएगा। अगर क्रिपिटेशन नहीं है, जकड़न है पूरी तरीके से, एक्सरे में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां क्रिपिटेशन अगर नहीं मिल रहा है, तो वहां पर सिनेगा की जगह वहां पे आप प्रयोग करेंगे हिपैटिका, जो मैंने अभी बताया। स्क्विला भी एक रेयर मेडिसिन है जिसका प्रयोग किया जाता है, स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन होता है, क्रिपिटेशन वहां पर मौजूद है, लेकिन स्क्विला तब प्रयोग की जाएगी when there is spurting of urine on coughing, और उसको कह सकते हैं कि स्नीजिंग, छींकने से और खांसने से थोड़ा बहुत यूरिन निकल आ रहा हो, तो उस कंडीशन में, यानी कि जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्चर है उस पे से कंट्रोल निकल जा रहा हो, तो वहां पर आप स्क्विला का प्रयोग करेंगे, अगर हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है। कैक्टस जी को हमने देख लिया है, अभी पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी था, और
प्लूरल इफ्यूजन भी था। उन दोनों अवस्थाओं में हमने इस औषधि का प्रयोग किया। हिपरसल्फो या फास्फोरस यूजुअली लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। काली आयोड अगर नाइट एग्रावेशन ज्यादा हो रहा हो, काली कार्ब के बारे में भी आप जानते हैं कि यूजुअली लेफ्ट साइडेड कंप्लेन ज्यादा हो रही है, स्ट्रेचिंग टाइप ऑफ पेन अगर हो रहा हो, और एक बहुत ही सामान्य सी चीज की अगर 2 बजे के बाद इसका एग्रावेशन हो। वहीं सोराइनम की अगर चर्चा की जाए तो सोराइनम में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि जो ठंडी है वो उसको बर्दाश्त नहीं हो रही, और पेशेंट सिर्फ बर्दाश्त होना, वहां पे बेसिलिनम भी आ जाती है, वहां पे डलकामारा भी आ जाती है कि ठंड से दिक्कत बढ़ जाती है जब ठंडा लगता है। लेकिन इसको ठंडी लगती भी ज्यादा, कई मरीज ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ठंडा उनको नहीं लगता उतना, मुझे ठंड मौसम में दिक्कत ज्यादा, हम परेशान नहीं होते, लेकिन हमारी कंडीशन बढ़ जाती है, कुछ ठंडा खा लेते हैं। तो वहां पे सुराइनम नहीं है। सुराइनम तब होगी जब उसको ठंडी ज्यादा लगती भी होगी, थोड़ी सी भी ठंडी होती है तो उसको सब ओढ़ना पड़ जाए, यहां तक कि गर्मी में भी ओढ़ करके सोना पड़ जाए, तभी सुराइनम के बारे में सोचेंगे। लॉरोसरिसस लॉरोसरिसस एक अद्भुत औषधि है जहां पर हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट है और साथ में फेफड़े का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो हम लॉरोसरिसस के बारे में सोचेंगे। लॉरोसरिसस में एक और चीज आप देखेंगे कि यहाँ पर पेशेंट कभी कभी आपके सामने ऐसे करेगा, कुछ मरीज आएंगे ऐसे करते हुए, इस तरह से आपकी क्लिनिक में भी करेंगे और बताएंगे भी। तो यहाँ पर एक और औषधि इग्नेशिया, इग्नेशिया और लॉरोसेरिसस की उपयोगिता बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन को क्रेव कर रहा है। वहीं लोबेलिया इन्फ्लाटा भी लंग्स की बहुत अच्छी औषधि है, लेकिन वहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम का भी साथ में जुड़े रहना परम आवश्यक है। एंटीमार्स की अगर चर्चा की जाए तो एंटीमार्स भी बहुत ही जादुई दवा है, खास तौर पे अगर एक बच्चा आपके पास आता है और उसको निमोनिया है तो या कंजेशन है, कंजेशन इस तरह से भी पेशेंट समझा सकता है कि डॉक्टर साहब, या आप पूछ सकते हैं कि घरघराहट की आवाज आ रही है क्या सीने से, या जब गोद में लेते हैं तो उसकी घरघराहट महसूस हो रही है क्या। एंटीमार्स कमाल की औषधि है, मैंने इसको बहुत ही उपयोगी पाया है आर्सेनिक के साथ। और ठंड के मौसम में एंटीम आर्स अगर आप दे रहे हैं तो गर्मी के मौसम में अगर निमोनिया बच्चों में होता है तो एंटीम सल्फ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफी सारी औषधियां आपने देखी हैं। इन औषधियों का प्रयोग निश्चित तौर पर फेफड़े की किसी भी बीमारी में काफी प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई सारी औषधियां हैं जिसको हमको एक साथ डिस्कस करने की आवश्यकता है और अपने अनुभवों को शेयर करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जो छुपा हुआ हिस्सा है उसको तभी जाना जा सकता है जब हम अपने ज्ञान को एक दूसरे को बताएं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। और जो एक और चर्चा मैंने की कि एक सिम्टम्स को डाइसेक्ट करके उससे नए सिम्टम्स बनाने का भी काम किया जाए, उसको समझने का भी काम किया जाए, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और पैथोलॉजी और एनाटॉमी से रिलेट करके नए सिम्टम्स प्रोड्यूस किए जाएं, वो भी काफी उपयोगी है। उसके बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में चर्चा, इंग्लिश और हिंदी दोनों सेशंस में, यहाँ तक कि जब मैं लंदन में था और स्पेन और नीदरलैंड में, इन तीनों जगहों पे हमने इसी पर ही बोला था कि ऐसे सिम्टम्स को कैसे, और वहां काफी अप्रिशिएट भी किया गया था। जैसे मैं आपको ऑक्सीट्रोपिस के बारे में पहले बता चुका हूं कि ऑक्सीट्रोपिस एक ऐसी औषधि है जो सर्वाइकल की कमाल की दवाई, और कहीं स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा सर्वाइकल के बारे में, ऑक्सीट्रोपिस के बारे में नहीं लिखा गया। मर्फी में जाएंगे तो सिर्फ एक लाइन लिखी है, लेकिन चूंकि ऑक्सीट्रोपिस में लिखा है स्पाइनल कंजेशन एंड सेरिबेलर अटेक्सिया, और सेरिबेलम स्पाइन यानी कि सर्वाइकल स्पाइन के करीब है, इसी वजह से ये जो औषधि है वो सर्वाइकल स्पाइन में ज्यादा बेहतरीन काम करती है। लंबर स्पॉन्डिलोसिस में अच्छा नहीं काम करेगी, लेकिन सर्वाइकल में ऑक्सीट्रोपिस की उपयोगिता है। वहीं कोकस कैक्टाई के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि भाई कोकस कैक्टाई काफी सारी औषधियों में लिखा है कि पेन फ्रॉम लॉइन टू ग्रॉइन, वो दर्द आ रहा है, ये परेरा ब्रावा में भी लिखा, और इस तरह की कई दूसरी अन्य औषधियों में भी लिखा, और ऑक्सीमम कैन में दाहिनी तरफ से लिखा। लेकिन क्यों कोकस कैक्टाई विशेष हो जाती है रीनल कॉलिक में? क्योंकि उसका एक अक्षर है कि एज इफ द फ्लूइड इज फोर्सिंग इट्स वे देयर, ऐसा लगता है कि जो वहां से यूरिन है वो नीचे का रास्ता ढूंढ रहा है, मतलब अनकंफर्टेबल अवेयरनेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, लगता है कि वहां जा रहा है, वो महसूस होता है। और ये शब्द क्लार्क में आपको मिलेगा। इसी वजह से कुकस कैक्टाई की उपयोगिता, यानी कि जो इंटरप्रिटेट किया और कितना वैल्यू देना चाहिए, इवेल्युएशन करना चाहिए, यही चीज है।
कि grading of symptoms according to their value in order to form the individualistic picture of the disease by taking the totality for the purpose of selection of the most accurate medicine। यही तो इवेल्युएशन है कि एक सिम्टम्स को कम हम ज्यादा वरीयता देंगे, और ये तभी संभव है जब उस सिम्टम्स को डाइसेक्ट करेंगे, उसको रिलेट करेंगे पैथोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, और तब जाकर के फिर हमको सिलेक्शन में मजा आएगा। तो दोस्तों, आज के इस चर्चा में बस इतना ही। बहुत मजा आया अपनी बातों को शेयर करने का, लेकिन साथ मैं ये भी कहूंगा कि हम सब अगर मिल करके अपने अपने ज्ञान को एक दूसरे से शेयर करें, क्योंकि एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, हम सबको सही सही बताने की आवश्यकता है। और जो औषधियां आज चर्चा की गई इसको आप अपने क्लिनिक में प्रयोग भी करें, इसको परखें कि जो बातें बताई गई वो कितना ज्यादा बढ़िया काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच सर। ऑब्वियसली इट वाज अ वंडरफुल सेशन, और इसी इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी ने चीज महसूस करी कि मतलब आपके व्याख्यान में वो दम है, आपके बात करने के तरीके में वो मतलब वो फीलिंग है कि लोग अपने आप कनेक्ट कर जाते हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच। हमारे पास अभी भी 12 मिनट शेष हैं, तो आप अगर अभी भी किसी और चीज के बारे में कुछ बताना चाहें या किसी और मेडिसिन के बारे में कोई नॉलेज देना चाहें तो हम अभी भी सुन सकते हैं। एटलीस्ट आप 12 में से 7 मिनट तो जरूर लें, मैं तो चाहूंगा। जी जी, ठीक ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसा कि मैंने अभी चर्चा की थी कि किस तरीके से हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, कि सिम्टम्स को डाइसेक्ट करके, जो इसमें वो सिम्टम्स लिखे भी नहीं हो उसको भी समझ करके, या उसमें जो कहा, जैसे कि आप होमेरस को ही ले लीजिए ना। होमेरस एक ऐसी औषधि है जहां पर आप पाएंगे कि कई मरीज ऐसे आएंगे, बोलेंगे डॉक्टर साहब सर में गैस चढ़ रही है मेरे। अभी सर में गैस चढ़ रही है, अगर इस तरह का कोई मरीज व्याख्यान देता है तो आप पूछते हैं कि भाई गैस निकल जाने से क्या होता है, आराम मिलता है? तो अगर वो हाँ कहता है तो वहां पे होमेरस की उपयोगिता। लेकिन होमेरस में डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है कि व्हेन हेड, थ्रोट एंड एब्डोमिनल सिम्टम्स कम्स टुगेदर, ये लिखा है। और प्रैक्टिकली हमने देखा है कि अगर थ्रोट सिम्टम्स में भी हो, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व है और ब्रेन इन्वॉल्व है, यानी कि गैस की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है, नर्व के इरिटेशन की वजह से वो महसूस हो रहा है कि उसको चक्कर जैसा आ रहा है, या दर्द जैसा हो रहा है, या सर में गैस चढ़ जा रही है, वहां पर अगर आप होमेरस देखेंगे तो आप बहुत ही बेहतर रिजल्ट वहां पर देख पाएंगे निश्चित तौर पर। और इसका इंटरप्रिटेशन यही है। कभी कभी मरीज बोलता है कि डॉक्टर साहब लगता है कि सीने में गैस चढ़ रही है, सीने में दर्द हो रहा है। तो सीने में जब भी दर्द होगा तो मरीज गैस के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि ये हिस्सा ही ऐसा इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और आप जानते हैं कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज एक्सटिंग्विश्ड बाय द स्ट्रॉन्गर। कोई भी मजबूत चीज होगी वो कमजोर को दबा देगी। तो सीने में दर्द होगा तो सबसे पहले तो हार्ट की प्रॉब्लम लेकर के ही आपके पास आएगा कि लग रहा है सर सीने में क्या हो गया। वो आपको पुरानी चीजें नहीं बताएगा कि मुझे जो है गैस की प्रॉब्लम थी। तो पहला तो दर्द का करेक्टर है स्टिचिंग टाइप ओपन, चुभने जैसा दर्द या कभी कभी दबाने जैसा दर्द, जो आप कैक्टस जी में पाते हैं, सेंसेशन एज इफ केज्ड अराउंड द चेस्ट। उसके साथ साथ वो दर्द हियर एंड देयर, कभी यहाँ चुभ रहा है, कभी इधर चुभ रहा है, कभी यहाँ चुभ रहा है। अगर इस तरह का पेशेंट आता है तो आप पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पेट की क्या स्थिति है। मतलब डॉक्टर साहब पेट तो गड़बड़ रहता है, पेट फूला रहता है, डाइजेशन साफ नहीं होता है। तो फिर आप पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि डाइजेशन साफ नहीं होता तो जब पेट तुम्हारा सही रहता है तो चेस्ट में आराम मिल जाता है? पेशेंट बोलता है कि हाँ डॉक्टर साहब तो ठीक हो जाता है। तो वैसी स्थिति में जो औषधि आएगी, कई सारी औषधि आप सोच सकते हैं, कार्बोवेज भी आप सोचेंगे, आप इग्नेशिया के बारे में भी सोच सकते हैं, आप ऐसा फोटिडा के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन लेट्रोडेक्टस दवाई है वहां पे। अच्छा, लेट्रोडेक्टस में क्या लिखा है? क्या लिखा है कि चेस्ट पेन ड्यू टू द गैस्ट्रिक? ऐसा नहीं लिखा है। लेट्रोडेक्टस में लिखा है कि भैया इसमें एब्डोमिनल सिम्टम्स भी प्रोमिनेंट है, इसमें चेस्ट सिम्टम्स भी प्रोमिनेंट है। तो मैंने क्या किया, मैंने बस जोड़ दिया दोनों। Abdominal symptoms are also prominent in Latrodectus, chest symptoms are also prominent in Latrodectus, और इसीलिए Latrodectus की उपयोगिता है। और आप मान करके चले कि सैकड़ों केसेस में हमने इस औषधि को देकर के देखा है, कमाल का काम करती है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि हमें रूल आउट भी करना है कि कहीं ये किसी हर्ट की प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं ना हो रहा, कहीं ये मायोकार्डियल इन्फाक्शन तो नहीं है, कहीं ये एंजाइना तो नहीं है, कहीं ये एओर्टिक डाइसेक्शन तो नहीं है, कहीं ये पेरिकार्डाइटिस या मायोकार्डाइटिस तो नहीं है, कहीं ये किसी तरह का वाल्वुलर हार्ट डिजीज तो नहीं है।
अगर फेफड़े को भी रूल आउट करना होगा, अगर मान लीजिए बाएं साइड का फेफड़ा इन्वॉल्व हो गया इन द फॉर्म ऑफ पल्मोनरी इंफेक्शन या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पैर से प्रॉब्लम निकली, पैर से वो थ्रोम्बस निकला और जाकर के राइट हार्ट से होते हुए सीधे फेफड़े में जाकर के फंस गया एम्बोलिस के रूप में, कहीं ये पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म वाला पेन तो नहीं है, या कहीं ये इंफेक्शन वाला पेन तो नहीं ना है, या प्लूरिसी वाला पेन तो नहीं ना है, उसको रूल आउट कर लेंगे। या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं ना है, इसको भी रूल आउट कर लेंगे, यानी कि जिसमें मसल्स इन्वॉल्व हो रही है, या कहीं चोट तो नहीं ना लगी है उसको, कहीं कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस तो नहीं, कहीं टीड सिंड्रोम तो नहीं ना है। तो इन सब चीजों को रूल आउट करने के बाद अगर गैस्ट्रिक इन्वॉल्वमेंट आपको मिल रही है, वैसी अवस्था में लेट्रोडेक्टस के बारे में आप सोच सकते हैं, कोई भी औषधि जो आपने चुनी है, लेकिन लेट्रोडेक्टस को जरूर आप इस संदर्भ में यूज कर सकते हैं। कई मरीज ऐसे भी होते हैं जो बोल देते हैं डॉक्टर साहब पीठ में दर्द हो रहा है, पेट देख रहे हैं तो फुला हुआ है उसका पेट, आप बोलते हैं कि भाई तुम्हारा डाइजेशन कैसा रहता है, पेट कैसा रहता है, बोलता है डॉक्टर साहब गैस बना रहता है। फिर आप पूछते हैं कि भाई अच्छा ये बताओ कि गैस जब निकल जाती है तो कैसा लगता है, आराम मिलता है कि नहीं मिलता? तो पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब जब गैस जो है वो फ्लैटस जब निकल जाता है तो मुझे काफी आराम मिलता है, एकदम आराम महसूस करता हूँ, तुरंत कमर दर्द आराम हो जाता है। तो वहां जो औषधि आएगी वो औषधि होगी रिसिनस कॉम। अब आप पूछेंगे भाई रिसिनस कॉम में लिखा है क्या ऐसा कहीं, तो मैं कहूंगा कि नहीं, ऐसा डायरेक्टली तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन चूंकि रेसिनस कॉम में लोअर एब्डोमेन में इन्वॉल्वमेंट होती है, पेट एकदम टाइट हो जाता है, पेट टाइट होने की वजह से जो बैक की मसल्स है उसमें स्ट्रेचिंग होती है, यही यही इंटरप्रिटेशन है। आप भी अपने क्लिनिक में कई केसेस में करते हो, उसको मेंशन करने की आवश्यकता है और उसको बार बार प्रयोग करने की आवश्यकता है, तब जाकर के आप इस एक चीज पे आएंगे कि हाँ ये इसी वजह से हो रहा है। तो बहुत सारे केसेस, इसके केसेस थोड़े कम आएंगे आपके पास कंपेरेटिव टू द चेस्ट पेन ड्यू टू द गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंस, और उससे भी ज्यादा आएगा सर का, सर में गैस चढ़ रही है डॉक्टर साहब। तो उस अवस्था में अगर पेट की वजह से बैक एक हो रहा हो तो रिसिनस काम का प्रयोग करने से वो आराम हो जाएगा आपको। तो इस तरीके से जब आप हम सिम्टम्स को इंटरप्रिटेट करते हैं, जब सिम्टम्स को समझते हैं, तो हम पाते हैं कि कई सारी ऐसी औषधियां हैं जो यहाँ पर जबरदस्त काम कर रही हैं। जैसे कि आप बेल्स पाल्सी का कई सारा केसेस देखे होंगे, और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी बेल्स पाल्सी का केस आए तो आप ये जरूर पूछें कि भाई कान में कोई प्रॉब्लम थी क्या तुमको एक दो दिन पहले, क्योंकि मैंने अभी भी पहले भी कहा है कि a weaker dynamic affection is extinguished by the stronger one। मरीज आपको कान के बारे में थोड़े बताएगा जब बेल्स पाल्सी लेके मुंह टेढ़ा हो गया है, लार गिर रहा है मुंह से। तो ये बहुत ही कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बड़ी दिखती हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बड़ी होती हैं। तो बेल्स पाल्सी बड़ी दिखने वाली बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है नहीं। तो जब आप पूछते हैं कि भाई एक दो दिन पहले कान में दर्द हुआ था क्या, तो मरीज बताता है कि हाँ डॉक्टर साहब कान में मेरे दर्द था, या फिर कान में कैटरल अफेक्शन था, या कान में कोई और प्रॉब्लम थी, या ये देखिए यहाँ पे यानी कि मेस्टोइड में इन्वॉल्वमेंट थी, यहाँ पे कान के पीछे दर्द हो रहा था। तो मेरे भाई सबसे मैंने अभी बोला कि उसको कैसे रिलेट करेंगे एनाटॉमिकली, कान में प्रॉब्लम है तो जब आप एनाटॉमिकली इसको रिलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि फेशियल नर्व वहीं से तो जाती है, कान के अंदर से ही तो गुजरती है, वहां से होते हुए स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से होते हुए बाहर निकलती है। तो अगर कान में कोई भी प्रॉब्लम होगी, चूंकि फेशियल नर्व वहीं से जा रही है, तो उस नर्व पे कंप्रेशन आ सकता है, उस नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इम्यूनिटी कैसी है, अगर इम्यूनिटी कमजोर है और किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बीमारी से सफर कर रहा है, या फिर विरुलेंस, उस ऑर्गेनिज्म की ताकत ज्यादा है, इन सभी अवस्थाओं में वो नर्व इन्वॉल्व हो सकती है। और जैसे ही वो नर्व इन्वॉल्व होगी तो उसको तुरंत बेल्स पाल्सी हो जाएगा, क्योंकि बेल्स पाल्सी है क्या, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फेशियल नर्व, फेशियल नर्व के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से बीमारी जी हो जाती है। तो वहां जी पर औषधि जब चुनेंगे आप तो ऐसी औषधि चुनेंगे जो कान में इक्वली इंपॉर्टेंट काम करती हो, जैसे क्यूरेर है, लेफ्ट साइडेड बेल्स पैल्सी में क्यूरेर की उपयोगिता आप देख पा रहे हैं। उसमें लिखा है कि कैटरल अफेक्शन ऑफ द ईयर, उसमें लिखा है कि सेंसिटिव टू द कोल्ड, उसमें लिखा है कि लेफ्ट साइडेड बेल्स पैल्सी, तीनों चीज लिखी हुई। तो क्यों ना ऐसी औषधि दी जाए जिसका कान पर भी एक्शन हो और फेशियल नर्व पे भी एक्शन हो।
तो कान कैसे जाने, जब हम ये जाने कि वहां से फेशियल नर्व गुजर रही है, तभी तो उसको सोच पाए। तो इसी तरह का अप्रोच लेकर के हमें सोचने की आवश्यकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर मौका देने के लिए। आप मनीष जी, आवाज आपकी कट के आ रही है। ओके, अभी क्लियर है सर? हाँ, थोड़ी थोड़ी कट कट के हल्की सी। ओके, सो कह रहा था कि अगर इसमें मैं मेरा परसेप्शन ऐड कर सकूं तो मुझे लग रहा है आवाज अभी भी साफ नहीं आ रही, आपको आपका चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा है। थोड़ा सा। ओके, सो मैं ये कह रहा था कि अगर इस चीज में मैं मेरा परसेप्शन ऐड कर सकूं तो मुझे लगता है कि इस चीज में ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर पढ़ना हेल्प कर सकता है। जैसे मैं रडार का अभी अपडेटेड वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो आप अपने डिजीज पे कितना रिसर्च कर रहे हैं या अपने पेशेंट पे कितना रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप उसका कोई लूप होल नहीं छोड़े तो मुझे लगता है कि आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो सकती है। जैसे मैं अपने एक केस से इसमें थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करूंगा या थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मेरा केस था जिसमें एसटी इंटरवल उसका जो था वो बढ़िया था हार्ट में। और जब भी हम इस चीज को ध्यान से देखें तो अच्छे से पता होता है कि एसटी इंटरवल बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है। पेशेंट में सिम्टम एक ही आ रहा था कि मुझे यहाँ इस कदम के पीछे पेन होता है और जब मैं चलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सांस बहुत फूल रही है और मेरा हार्ट बंद हो जाएगा। मैं जाता हूँ और सब ठीक हो जाता है। अब अगर इस चीज को बार बार देखते हैं बहुत सारी मेडिसिन है, ऐसा नहीं कि किसी एक में ही है। बट जोगिन सिनेरिया एज अ मेडिसिन, जोगिन सिनेरिया जहाँ पे क्लियरली ऐसे डॉक्टर्स लिखते हैं कि जब आप हिल चढ़ेंगे तो आपकी सांस रुक जाएगी, आपको रुकना पड़ेगा और उसका भी ठीक हो जाएगा। इस वक्त एग्जैक्ट मोडालिटी जो पेशेंट बार बार नहीं रहा था। तो बट ये बार बार जब हम रिसर्च करते हैं किसी केस पे, हम बार बार इसके अलग अलग लिटरेचर को पढ़ते हैं, जैसे हम देखें हम क्लास देख रहे हैं, हम यूज कर हमें डॉक्यूमेंट्स भी देखे, तो शायद मुझे लगता है कि हम ज्यादा इजीली चीज को समझ सकते हैं। तो इसमें मुझे लगता है लिटरेचर हमारी ज्यादा हेल्प कर सकती है। जैसे आप यहाँ पे मैं उस तरीके से वर्मी जो सिनेरियो हो सकता है, एड्स फिलामेंटिस के खिलाफ पर से कौन हो सकता है, लाइसिन होता है जो कि बहुत इजीली यूज किया जाता है, उसको बार बार बोलते हैं लेक्चर्स में। सो ये चीज लिटरेचर में क्लियरली लिखी हुई है। प्रॉब्लम क्या है कि कुछ मेडिसिन को ज्यादा ही ग्लोरीफाई कर दिया, प्रूविंग बहुत अच्छे से हुई है, और कुछ मेडिसिन को शायद ग्लोरीफाई नहीं किया है या उनकी प्रूविंग बहुत अच्छे से नहीं हुई है। तो बीइंग अ मॉडर्न रिसर्च हमारी सारी बंदी का सी फॉर तरीके से अगर आप कहें कि आपकी साइकिल से ठीक है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप किसी को पब्लिश करें ताकि हमारे पास डेटा हो जिसको हम वेरीफाई कर सकें और इसी के साथ लड़ना ऐड हो सके। मनीष जी, आपकी आवाज कटने की वजह से मैं सुन तो नहीं पाया, लेकिन एक चीज जो मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया आपकी बात को, तो यही है कि इसको हमें एक लिटरेचर के रूप में जो चीजें लिखी गई हैं उसको वहां पर रडार में वो करने की आवश्यकता है। लेकिन एक चीज जो मैंने अनुभव की है वो यही की है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इरेलीवेंट हैं। जैसे कि मैं आपको दो तीन औषधियां बता देता हूँ, अगर आपका समय हो 1 मिनट का तो। जैसे एक औषधि है जकरांडा। अब आप जकरांडा के बारे में जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि राइट साइडेड नी पेन की बड़ी अच्छी दवा है। एक दवा है एर्जिमोन मैक्सिकाना, जो पाएंगे कि लेफ्ट साइडेड घुटने की बड़ी अच्छी औषधि है, वो लिखा हुआ है। और कुछ स्टॉलवर्ड्स हैं जो जिन्होंने बताया भी, इसको मेंशन भी किया। लेकिन अगर मुझे पूछेंगे तो मैंने इन दोनों औषधियों का प्रयोग अलग अलग पोटेंसी में किया है, बट ऐसा कोई मार्ग वो चीज नहीं मिला कि मैं जो है तुरंत बोल दूं। जैसा कि एक एक प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए केस का, तब जाकर के हम किसी चीज पर आकर के बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्यों प्यूरिफिकेशन के कई सारे केसेस दिखाए, पीछे वाले अपने वीडियो में बेल्स पाल्सी के दिखाए तो 6-7 केसेस दिखा दिए। अगर एक दवा बार बार काम कर रही है तब उसकी उपयोगिता को हम कंसीडर करेंगे। सिर्फ एक बार काम करने पे हम उसको वहां पे मेंशन नहीं कर सकते, जो कि आज ज्यादातर देखने बिल्कुल को मिलता है। लेकिन आपकी बिल्कुल। बातें, आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस चीज को और वो करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत